जय हिंद साथियों, नमस्कार। 70वीं बीपीएससी को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। यह नोटिस मूलतः जो है 69वीं बीपीएससी का फॉर्म भर चुके लोगों के को संबोधित किया गया है इस नोटिस के द्वारा। इसमें 69वीं बीपीएससी के बच्चों के लिए 70वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने के समय कौन कौन सी व्यवस्थाएं एडिट के योग्य रहेंगी उसके बारे में डिटेल विवरणी दी गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं सारे बिंदुओं पर जो बिंदुवार डिस्कशन हो सकता है उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि 69वीं बीपीएससी का जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको 70वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसी सारे टॉपिक्स को लेकर के आज का यह वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को एंड तक आप देखें और इसमें समझने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन आयोग के द्वारा रखे गए हैं। तो आप देखिए, ये पहला तो बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के यह नोटिस जारी किया है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब इसमें बोला क्या जा रहा है इसको देखिएगा। एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किए गए ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 4 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत उपलब्ध अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। यानी आपको पहले तो यह समझना है कि जो 69वीं के बच्चे हैं जिन्होंने 69वीं में फॉर्म भरा हुआ था उनके लिए 4 अक्टूबर 2024 से अपडेट लिंक दिया गया है। मतलब वो कहां पर जाएंगे, तो जब वो पोर्टल ऑन करेंगे, पोर्टल ऑन करने के बाद में जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद उनको अपडेट डिटेल्स मिलेगा। इसी अपडेट डिटेल में जाकर के आपको अपनी विवरणी भरनी है। ये बात आप समझिएगा। अब अपडेट डिटेल्स में जैसे ही आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद कौन कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा इसको आपको मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूं आगे सारे पॉइंट में। अब देखिए, आपके लिए एडिटेबल ऑप्शन कौन सा है, मतलब कौन कौन से खंड को आप अपडेट कर सकते हो। तो यहां पर आपको देखना है कि अपडेट डिटेल्स के माध्यम से केवल निम्नलिखित कॉलम के लिए ही अपडेट करने हेतु लिंक उपलब्ध रहेगा। अब वो कौन सा लिंक है उसको देखना है। तो पहला है आरक्षित कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जो रिजर्वेशन कैटेगरी है और जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट का जो रहेगा अपडेट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। मतलब आप इसमें अपने आरक्षण की कोटि को अपडेट कर सकते हो और दूसरा उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट आपके पास है, डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसको लेकर के आप अपडेट कर सकते हो। दूसरा अपडेट क्या कर सकते हो, पत्राचार का पता, यानी जो एड्रेस का जो दिया गया है आपके पास वहां पर लिखना है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाला कि कहां पर आपसे आयोग पत्राचार करेगी, उसको आपको एड्रेस कॉलम को आप अपडेट कर सकते हो। तो एक रिजर्वेशन कैटेगरी हुआ, दूसरा एड्रेस कॉलम हुआ। तीसरा बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरणी एवं संबंधित प्रमाण पत्र। अब जो बिहार सरकार के क्या है, सर्विस में है, उनको लेकर के जो भी उससे संबंधित जो विवरण है और विवरण के बाद जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अपडेट कर सकते हो। और अपडेट क्या कर सकते हो, तो चौथा अपडेट आप कर सकते हो मोबाइल नंबर और पांचवा अपडेट कर सकते हो आप ईमेल। यानी कुल मिलाकर के आप अगर देखिए तो आपके पास एडिटेबल ऑप्शन में जो अपडेटेबल जो पोर्शन रहेगा जिसको आप अपडेट कर सकते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें रहेंगी। तो पहला एक रहेगा आपका आरक्षण कोटि। ध्यान से समझिएगा, जो 69वीं बीपीएससी के बच्चे फॉर्म भरे हैं उनको 70वीं का फॉर्म भरने का मौका, उसमें अपडेट करने का मौका कब से मिल रहा है, पहला तो 4 अक्टूबर से मिल रहा है। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि आप कौन कौन से पोर्शन को अपडेट कर सकते हो, तो अपने रिजर्वेशन कैटेगरी के ऑप्शन को और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट उसमें जो आपका रिलेटेड अपलोड करना रहेगा वो। दूसरा आप क्या करिएगा, तो पत्राचार का पता, यानी कि जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको आप क्या करेंगे, अपडेट करने का ऑप्शन है। तीसरा क्या है, जो बिहार सरकार के सेवक हैं उनको अपने सेवा संबंधी विवरण देनी होगी और साथ ही साथ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। और आपको अपडेट करने का ऑप्शन क्या मिला है, तो आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। मतलब कुल 5 पोर्शन सभी बच्चों के लिए अपडेट के लिए 4 अक्टूबर से अवेलेबल रहेगा। तो 4 अक्टूबर से आप अपडेट कर लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको पॉइंट थोड़ा सा एक लाइन नीचे वाला इस पॉइंट को देखिएगा कि निम्नांकित कॉलम से संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने के लिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर यानी परीक्षा नियंत्रण से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार या ईमेल बीपीएससी पीएटी डॉट, ये जो डैश दिया गया है BIH@nic.in के माध्यम से, ये उसका ईमेल है। आपको क्या करना होगा, अनुरोध करना होगा।
मतलब ये तो सभी के लिए, ऊपर के जो पांचों एडिटेबल ऑप्शन है जो अपडेट करने योग्य है, सबके लिए 4 अक्टूबर से अवेलेबल रहेंगे। लेकिन किन्हीं को लगता क्या है कि उनको कुछ और अपडेट करना है, तो आप अभी मैं डॉक्यूमेंट में दिखाता हूं कौन कौन सा आप अपडेट करने के लिए पत्राचार करके आप ऐसा कर सकते हैं, और साक्ष्य दे करके। उसमें से समझना क्या क्या कहा जा रहा है कि जो नीचे दिए गए कॉलम में जो सूचनाएं हैं उनमें अपडेट करने के लिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर से आपको साक्ष्य सहित पत्राचार करना होगा। मतलब आपको एविडेंस देना होगा कि आप क्यों आखिर इन सारे कॉलम्स में क्या करना है, अपडेट कर रहे हैं। और ईमेल क्या है उसका, तो bpsc.bih@nic.in के माध्यम से आपको क्या करना होगा, रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। साक्ष्य की समीक्षा होगी, यानी आपने उसको अपडेट करने के लिए जो एविडेंस सबमिट किया गया है, सबमिट आपके द्वारा किया गया है, उसको आयोग के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, और उसके बाद अपडेट करने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से यह क्या है, आयोग का डिस्क्रेशन पावर रहेगा, आयोग का क्षेत्राधिकार रहेगा, उसके विवेकाधीन शक्ति रहेगी कि आपको आपके दिए गए विकल्प पर जो आप चाह रहे हैं एडिट करने के लिए, उसमें क्या एडिट करने का मौका आयोग देती है या नहीं देती है। अब वो कौन से विकल्प हैं वो देखिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि साक्ष्य की समीक्षा जब कर ली जाएगी तभी निम्नांकित कॉलम में अपडेट करने का लिंक दिया जा सकता है, ऐसे नहीं। जब आपके द्वारा दिए गए एविडेंस को रिव्यू कर लिया जाएगा तब ये सब जो अगले जो 4 पॉइंट हैं इस पर विचार किया जाएगा। अब ये कौन से 4 पॉइंट है इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे बड़ा बात है स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतिनी पोता पोती के दावा संबंधी विवरणी एवं संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका डिस्क्रिप्शन है, उसका लिंक तभी अवेलेबल होगा जब आयोग रिव्यू कर लेगा और आयोग के अकॉर्डिंग ऐसा लगेगा कि ऐसा करना सही है, उचित है या नहीं, तब जाकर के आपको ऑप्शन देगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, व्यक्ति से व्यक्ति क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा कि आयोग किसको मौका दे रही है, किसको मौका नहीं दे रही है। क्योंकि साफ तौर पर लिखा गया है कि आपने जो एविडेंस प्रस्तुत किया है, क्यों आपको इसमें एडिट का मौका दिया जाए, वो डिपेंड करेगा आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए एविडेंस पे। ठीक है। दूसरा, दिव्यांगता कोटि एवं संबंधित प्रमाण पत्र। अब आपका जो दिव्यांगता का जो कैटेगरी दिया गया है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, अब इसको लेकर के अगर आपको कोई अपडेट करना है तो आपको ये चेंज करना होगा, इसको लेकर के आयोग से अनुरोध करना होगा। आयोग आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट पर विचार करेगी और फिर से आपको क्या देगी, मौका देगी। तीसरा, उम्र सीमा में छूट के लिए भूतपूर्व सैनिक की सेवा संबंधी अद्यतन सूचना एवं संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको क्या देना होगा, अगर उनको एज लिमिट में रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके लिए उनको क्या करना है, सेवा संबंधी जो अपडेट जो ये रहेगा, जो लेटेस्ट उनके पास इंफॉर्मेशन रहेगी वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। और चौथा, आपको आधार नंबर, यानी आप यहां पर देख सकते हैं क्या, ये 4 कॉलम सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ये 4 कॉलम केवल उन बच्चों के लिए अवेलेबल हैं जो ऐसा चाहते हैं कि उनको इसमें अपडेट करना है। और अपडेट करने की सूचना उनको कहां पर पहले भेजनी होगी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से परमिशन लेना होगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसमें रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कि भाई क्यों आपको इस पर अपडेट करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है ना, आपको ऐसा क्यों दिया जाए ये कि भाई आप अपडेट इस मामले में कर सकते हैं। तो अब 4 चीज, एक फ्रीडम फाइटर्स को लेकर के, एक दिव्यांगता कैटेगरी को लेकर के, और साथ ही साथ तीसरा क्या है, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके एज रिलैक्सेशन को लेकर के, और चौथा आधार नंबर। अब ध्यान रखिएगा, उपरोक्त विवरणी से संबंधित कॉलम को अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक अपडेट करें। ये पॉइंट अच्छे समझिएगा इस चीज को, जितना भी विवरण दिया गया है ऊपर में उसको ध्यान से आप अपडेट कर लीजिए अच्छे से, एकदम शांति से। ठीक है ना, एक बार अपडेट कर सबमिट करने के पश्चात पुनः उक्त विवरणियों में सुधार नहीं किया जा सकेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। तो बड़े अच्छे से आप पहले अपने डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो लें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जब आप संतुष्ट हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं कि नहीं हमको क्या है कि भाई इतना अपडेट करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार अपडेट कर लिया तो साफ तौर पर आयोग इस बार लिख रही है कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा अपडेट करने का। क्लियर है। कुछ ऐसे भी कॉलम हैं जिनको अपडेट करने के लिए आयोग आपको मौका नहीं देगी, वो क्या है वो देखिए। जैसे साफ तौर पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है आयोग के द्वारा, नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अस्थाई पता से संबंधित कॉलम अपडेट एडिट नहीं किए जा सकेंगे। यानी जो आपका नाम है, जो फादर नेम है, आपका सेक्स क्या है,
जन्म तिथि क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है, और स्थायी पता से जो भी कॉलम है वो अपडेट नहीं किए जाएंगे। यह नोटिस जो रिलीज किया गया है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के ऑफिस से 1 अक्टूबर को आया है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा। तो अब मूलतः बात बच्चों यहाँ पर यही है कि आप जब फॉर्म भरिए तो बड़े पीस माइंड के साथ भरिए, बड़े कूल माइंड के साथ भरिए, और आयोग पूरे फूंक फूंक के कदम रख रही है। आपको जो जो डिस्क्रिप्शन आयोग के द्वारा दिया गया है आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करिएगा तो साफ तौर पर आयोग लिख रही है क्या कि आपको दोबारा मौका नहीं आयोग देने जा रही है। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, या अगर नहीं इस तरह का रहे तो एक बार कम से कम जो मैंने वीडियो में बताया है ध्यान से एक बार समझ लीजिए कि कौन कौन सा अपडेट का मौका मिल रहा है, कौन कौन सा अपडेट का मौका आयोग से रिक्वेस्ट के द्वारा मिल रहा है, और कौन कौन सा अपडेट हम नहीं कर सकते हैं 69वीं का जिनको OTR किया गया है उनके लिए। तो आज के वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन आप तक यही सूचना को आयोग का जो था उसको पहुंचाना था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।